हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डेप्रिसिएशन किया था। डेप्रिसिएशन के 2 लेक्चर मैंने अपलोड करे थे। उससे रिलेटेड ही आगे जो चैप्टर आता है वो प्रोविजन एंड रिजर्व आता है। तो डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, इसको एक ही चैप्टर के अंदर, एक ही टॉपिक के अंदर रखा गया है बीकॉम के अंदर। तो डेप्रिसिएशन हमने कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रोविजंस एंड रिजर्व को समझने वाले हैं, इनकी मीनिंग को समझने वाले हैं, और आप इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस होता है बहुत अच्छा खासा, उसको भी समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोविजन। प्रोविजन क्या होते हैं, तो आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रोविजन हिंदी में बेटा इसको प्रावधान बोलते हैं। कुछ बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। प्रोविजंस को प्रावधान बोलते हैं, रिजर्व्स को हिंदी के अंदर संचय बोलते हैं। ठीक है, ओके। प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। पहले मीनिंग ऑफ प्रोविजंस, यानी कि प्रावधान क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, प्रोविजंस जो होते हैं ना, वो जब हमें लग रहा होता है ना कि फ्यूचर में कोई लायबिलिटी जनरेट होने वाली है, तो हम उस लायबिलिटी को या उस लॉस को पूरा करने के लिए, उसको बियर करने के लिए अभी से पैसा बचाना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपके जैसे फादर हैं, वो फादर है, उनको पता है कि आप जैसे उनके बेटे हो या बेटी हो, तो उनको पता है कि मेरे बच्चे को जो है अच्छी हायर एजुकेशन देनी है, उसको जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, या उसको जो है इंजीनियर बनाना है, या उसको डॉक्टर बनाना है, या उसके गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आती है उसकी तैयारी करवानी है, यानी कि उसको हायर अच्छा खासा एजुकेशन देना, कोई प्रोफेशनल कोर्स करवाना हो या कोई बड़ा महंगा कोर्स करवाना हो, है ना। एजुकेशन भी बहुत महंगा है। तो फिर वो क्या करेंगे, वो जब आप स्कूल में होंगे तभी से वो इस चीज का जो है उन्हें एहसास हो जाएगा, और वह उसी टाइम से आपके लिए अलग से पैसा रखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में एक लायबिलिटी दिख रही है, उन्हें फ्यूचर में एक पैसे की जरूरत दिख रही है। सो वो अभी से ही, भले ही वो फ्यूचर में 5 साल बाद में वो चीज आने वाली है, लेकिन वो अभी से ही 5 या 10 साल बाद में आने वाली है, लेकिन वो अभी से ही पर मंथ या हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली कुछ पैसा साइड में रखना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब वो सेविंग करनी स्टार्ट कर देंगे, ताकि फ्यूचर में जब वो लायबिलिटी सामने आए तो उसको पूरा किया जा सके, उसकी भरपाई की जा सके। तो ऐसा जो करते हैं ना, वो प्रोविजन होता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल एग्जाम। सेम बिजनेस के अंदर भी ऐसा होता है। बिजनेस में बहुत सारी लायबिलिटी ऐसी होती है जो फ्यूचर में दिख रही होती है। जैसे फ्यूचर में आज हमने एक, मान लेते हैं, कोई मशीन परचेज कर ली, और फ्यूचर में साफ दिख रहा है कि 10 साल बाद में जो है ये मशीन बदलनी पड़ेगी, इस मशीन को आफ्टर 10 ईयर बदलना पड़ेगा। तो बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं, उसके लिए अभी से ही सेविंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल देते हैं, या प्रोविजन और भी बहुत सारे होते हैं, वो बोल के हम अभी से उसका अरेंजमेंट कर लेते हैं कि 10 ईयर बाद में जो है जब जरूरत पड़े तो ये पैसा जो सेव किया हुआ है इसका यूज करके नई मशीन ले सके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हम बनाते हैं, वो भी एक तरह का प्रोविजन है। वो भी तो यही है, जब हमें लगता है कि हर साल हमारे 10 लाख रुपीस की सेल होती है और उसमें 10% पैसा डूब जाता है, बैड डेब्ट्स हो जाता है, यानी कि 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख रुपीस हमारा डूबता ही डूबता है। ये हमारा जो है रिसर्च है, पास्ट का ट्रेंड रहा है। तो उस हिसाब से हम इसको इंप्रूव करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रोविजन बनाते हैं कि वो 1 लाख रुपीस डूब सकते हैं, तो उसका व्यवस्था अभी से कर रखो, वो जो लॉस होने वाली है उसकी भरपाई अभी से कर दो। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन प्रोविजन बहुत सारे प्रोविजन। तो प्रोविजन का मतलब होता है फ्यूचर में अगर आपको कोई लायबिलिटी दिख रही है, फ्यूचर में कोई बड़ा लॉस दिख रहा है, तो उसकी भरपाई करने के लिए, उसको बियर करने के लिए अभी से ही थोड़ा सेविंग को साइड में करते जाओ, प्रॉफिट को साइड में उस करते जाओ, और फिर उस प्रॉफिट का यूज करके उस लायबिलिटी को पूरा कर सके। सो ये प्रोविजन होता है, ठीक है। अब है नीड फॉर प्रोविजन। वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन मैं बता देता हूं। और डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन भी एक तरह का प्रोविजन है। आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन तो एक तरह का लॉस है, जैसे पीएनएल में दिखाते हैं। बेटा डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, आप समझ रहे हो। जैसे सैलरी एक कैश एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। सैलरी आपको किसी को देनी पड़ेगी, पैसा जाएगा, और पीएनएल में प्रॉफिट भी कम होगा, बट डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन पैसा किसी को गया थोड़ी,
पैसा तो आपके पास में ही है ना। तो नॉन कैश आइटम है ये, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन अगर आपने 10 साल लगाया है तो 10 साल का डेप्रिसिएशन का पैसा आपके पास इकट्ठा हो गया है, उससे आप नई मशीन परचेज कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है। रिन्यूअल ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की जो वैल्यू होती है उसका जो रिडक्शन होता है, उस रिडक्शन को वापस रिन्यूअल करने के लिए भी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन किया जाता है। नॉन लाइबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन और रिजर्व में बेटा यही एक बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि प्रोविजन के अंदर लाइबिलिटी जो होती है वो नॉन होती है, रिजर्व के अंदर लाइबिलिटी जो होती है वो अननोन होती है अधिकतर केसेस के अंदर। नॉर्मली यहाँ पर पता होता है कि फ्यूचर में इतने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है प्रोविजन के अंदर। द अमाउंट विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। हाँ, हमें पता तो है कि फ्यूचर में बच्चे को हायर एजुकेशन देनी है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कितनी वो एकदम एक्यूरेट पता होता है कि यार 2.5 लाख 3 लाख नहीं, ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, तो एक्यूरेसी करेक्ट तो नहीं होती, लेकिन पता होता है एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अ डिस्प्यूट क्लेम। अगर कोई डिस्प्यूट क्लेम है, कोर्ट में केस चल रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर मानहानि का केस डाल दिया, सॉरी, तो उससे क्या हो सकता है हम केस हार भी जाए, हो सकता है हम जीत भी जाए, कोर्ट में मामला है। अगर हार गए तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, और अगर जीत गए तो पैसा मिलेगा, क्लेम कर रखा है ना। तो अगर हार गए तो लॉस की चांसेस है ना, तो प्रोविजन बना के रखते हैं पहले से। ठीक है। स्पेसिफिक लॉसेज, रियलाइजेशन ऑन एसेट, ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कोई स्पेसिफिक लॉसेज हो, या रिडम्पशन ऑफ द लाइबिलिटी, कोई रिडम्पशन करना हो, राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इसके लिए तो प्रोविजन बनता है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं संदिग्ध दायित्व। कोई लाइबिलिटी है, हो सकता है पे करनी पड़े, हो सकता है नहीं करनी पड़े, कॉन्टीजेंट चल रहा है, मामला संदिग्ध चल रहा है, तो उसके लिए हम प्रोविजन बना के रख देते हैं सेफ साइड। ओके। नेक्स्ट आता है आपका रिजर्व। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व की मीनिंग की। रिजर्व के अंदर जो फ्यूचर में लाइबिलिटी होती है वो अननोन होती है, नॉर्मली यही होता है, लाइबिलिटी अननोन होती है, प्रोविजन में लाइबिलिटी नोन होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिजर्व का एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके फादर जो है वो मंथली 50,000 रुपये कमाते हैं, 50,000 रुपये पर मंथ उनकी इनकम है। ठीक है। और वो 50,000 रुपीज़ आते हैं, उसको खर्च कर देते हैं, फिर एवरी मंथ के एंड में उनको 50,000 रुपये की सैलरी मिलती है, कहीं जॉब करते हैं, और वो किसी प्रकार का कोई पैसा बचाते वगैरह नहीं है, वो प्रोविज़न भी नहीं बनाते हैं कोई। ठीक है। अब एकदम से कुछ ऐसा हो गया जो उन्होंने सोचा ही नहीं, है ना, इसको एक वर्ड बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड, है ना, क्योंकि जो फ्यूचर है ना वो अनएक्सपेक्टेड ही है। फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता है, किसी को भी पता नहीं। प्रोविजन के केस में पता होती है लायबिलिटी, इसलिए आदमी पैसा बचाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन केवल नॉन लायबिलिटी थोड़ी, फ्यूचर के गर्भ में तो अननोन लायबिलिटी भी तो है, कल पता नहीं क्या खर्चा आ जाए बड़ा है, किसी को पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप महीने के बीच में बीमार पड़ गए, ठीक है, और आपके फादर की इनकम आनी है महीने के एंड में, और उन्होंने पहले से कुछ सेव करके रखा नहीं है जो आपका ट्रीटमेंट करवाए, तो अब वो क्या करेंगे, उधार मांगेंगे पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, या फिर जो है कोई लोन वगैरह लेंगे, है ना, हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो मुसीबत हो गई ना। तो इसीलिए जो फ्यूचर की अननोन लायबिलिटी होती है, फ्यूचर में जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, ऐसी घटनाएं जिसकी हम जो है ऐसा सोचते नहीं है ना, जिसकी हम संभावना नहीं होती है, ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है अनएक्सपेक्टेड, हमने सोचा नहीं लेकिन कुछ हो गया, तो उसके लिए फिर रिजर्व बनाया जाता है। तो दोनों में फर्क पता चला, प्रोविजन में लायबिलिटी नॉन होती है और रिजर्व में लायबिलिटी अननोन होती है। एकदम से कुछ इवेंट हो जाए, एक ऐसी घटना हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है, तो उस केस में फिर उस अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को जो फ्यूचर में होने के हो सकते हैं और किसी को भी पता नहीं होता है, तो उसके लिए पैसा साइड में जब रखा जाता है, बचत साइड में जो रखी जाती है, हर महीने जो आपका प्रॉफिट होता है, फादर का एग्जांपल दिया, वो बिजनेस के बारे में सोचे तो हर बार हर ईयर जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है वो साइड में रख दिया जाता है रिजर्व के लिए, और उनका यूज किया जाता है ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या ऐसे अनएक्सपेक्टेड कुछ लॉसेज हो जाए उसकी भरपाई के लिए। ठीक है। अब रिजर्व कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखो सबसे फर्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है ये फ्री रिजर्व होता है, यानी कि एवरी ईयर प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा लिया जाता है, वो जनरल रिजर्व में एक डाल दिया जाता है, ठीक है, और जनरल रिजर्व में जो पैसा है वो फ्री रिजर्व होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं
जो भी फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड लॉसेज या इवेंट्स होते हैं उसकी भरपाई करने के लिए जो है आप इसका रिजर्व का यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जो होता है ना वो कैपिटल प्रॉफिट से, जनरल रिजर्व जो होता है ना बेटा रेवेन्यू प्रॉफिट से होता है, मतलब हर साल आपको जो प्रॉफिट होता है ना नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से, उससे जनरल रिजर्व बनाया जाता है। कैपिटल रिजर्व जो है ना वो कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है। अब कैपिटल प्रॉफिट कौन से होते हैं, जैसे आपने कोई फिक्स एसेट सेल कर दी और आपको प्रॉफिट हो गया। अब आप फिक्स एसेट डेली डेली थोड़ी है ना सेल करोगे, वो तो कभी कभी होता है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है जो कभी कभी होता है। तो उस कैपिटल प्रॉफिट से ही कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है और इसका यूज भी फिर कैपिटल वाली चीजों के लिए ही होता है, जैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वगैरह। सीक्रेट रिजर्व, ये एक ऐसा रिजर्व होता है जो सीक्रेट होता है, गोपनीय होता है, मतलब दिखता नहीं है। वैसे रिजर्व जो कहाँ दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व को दिखाया जाता है। आपने देखे भी होंगे जनरल रिजर्व वगैरह बहुत सारे है ना, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व आपने देखे होंगे पार्टनरशिप में, कंपनी अकाउंट के अंदर। ठीक है, सो जो ये लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में शो होते हैं, तो जनरल रिजर्व भी शो होता है, कैपिटल रिजर्व भी शो होता है, लेकिन सीक्रेट रिजर्व को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, वो सीक्रेट रहता है, मतलब पैसा तो है लेकिन दिखाया नहीं जाता। वैसे बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 साफ मना करता है हर कंपनी को कि आप सीक्रेट रिजर्व नहीं बना सकते, लेकिन कुछ और कंपनीज है जैसे LIC, बैंकिंग, उन पे उनके खुद के एक्ट लगते हैं। बैंकिंग एक्ट लगता है, LIC पे LIC एक्ट लगता है, LIC एक्ट भी है 1949 कुछ ऐसा है, बैंकिंग एक्ट भी है 1961 कुछ ऐसा है, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन LIC और बैंकिंग एक्ट जो है वो अलाउ करते हैं LIC को, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को और बैंकिंग कंपनीज को, कि वे लोग जो है सीक्रेट रिजर्व रख सकते हैं। हाँ, कंपनीज एक्ट भी अलाउ करता है, पब्लिक अगर है पब्लिक इंटरेस्ट में सही हो तो परमिशन लेके आप रख सकते हो। अगर नॉर्मली देखा जाए तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो सीक्रेट रिजर्व नहीं बना सकती। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व भी आपका जनरल रिजर्व की तरह ही होता है, रेवेन्यू की हेल्प से, यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसकी हेल्प से बनाया जाता है। इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है ना, जैसे रिजर्व फॉर रिपेयर। अब इसका देखो रिजर्व क्यों बनाया, रिपेयरिंग करने के लिए, तो इस रिजर्व के अंदर जो पैसा आएगा वो रिपेयरिंग में ही यूज आएगा। रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपने रिजर्व क्यों बनाया, डिबेंचर का रिडम्पशन करने के लिए, तो वो रिजर्व भी आपका वही काम आएगा। ओके, तो ये स्पेसिफिक रिजर्व हो गए, ये बहुत अच्छा है। आपको देखो इसके बारे में बताता हूँ, रिजर्व फंड एंड सिंकिंग फंड, इसमें और इन चारों में थोड़ा फर्क है। देखो मैं यहाँ से हटाता हूँ पहले इसको, फिर इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ आपको, अगर एग्जाम में कभी आ जाए तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। एक एक दो नंबर के क्वेश्चन आजकल बीकॉम वगैरह में आने लग गए हैं। सो देखिए बेटा, ये जो है ना, ये यहाँ तक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, हाँ, ये सारे के सारे रिजर्व जो है ना, इसका जो मनी होता है ना वो बिजनेस में ही रहता है, बिजनेस में यूज आता है और बिजनेस के अंदर ही रहता है, और जब यूज करने की बारी होती है तब कर लेते हैं, बाहर कहीं नहीं जाता है। लेकिन जो रिजर्व फंड और सिंकिंग फंड होता है ना, इसका जो पैसा साइड में करा गया है ना, उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है ना, उसको शेयर मार्केट वगैरह में या कहीं ना कहीं उसको क्या कर दिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और इन्वेस्ट कर दिया जाता है इसीलिए इनको रिजर्व फंड और सिंकिंग फंड बोला जाता है। ओके, सो आपको नॉर्मली प्रोविजन रिजर्व का मतलब समझ में आ गया होगा। अब अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर इन वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप इन वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं और दूसरे बच्चों की भी हेल्प करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है फुल कोर्स के। इसके अलावा अगर आप फ्री वाले ये वाले नोट्स वगैरह चाहते हैं जो मैं यहाँ पर क्लासेस वगैरह डालता हूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है CWG फॉर बीकॉम, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।